आज के इस वीडियो में हम ये देखना चाहते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं, वो क्या होते हैं। तो आप लोगों ने कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं? जब मान लीजिए हमारे पास में कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं और ये दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में हैं, यानी कि ये एक दूसरे के साथ में एक कॉमन सरफेस यहाँ पर दोनों के साथ में होती है, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। तो अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में हैं तो वो एक दूसरे पर कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट करते हैं, एक दूसरे पर कांटेक्ट फोर्स लगाते हैं। कांटेक्ट फोर्स होता है ये नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हमारे चैप्टर 1 था उसमें हमने पढ़े थे कि नेचर में हमारे 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो उनमें जो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स होता है उसका टाइप कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जैसा है। जैसे ही हम ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में आते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो चार्ज जो पार्टिकल हैं, लाइक एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, वो एक दूसरे पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का जो वेक्टर सम होता है वो हमारे लिए कॉन्टैक्ट फोर्स का काम करता है। तो जब ये कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पर काम करता है तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स जो होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हो। यानी कि ऐसा हो सकता है कि कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पर काम करेगा। पहली चीज़ तो ये है कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर लगाते हैं। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट ए बी पर कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा और बी ऑब्जेक्ट ए पर फोर्स लगाएगा। यानी कि ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी कि वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फोर्सेस का पेयर होता है वो मैग्नीट्यूड में बराबर होता है, बट उनकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। इसका मतलब है कि ए बी पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा और बी ए पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे बट डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। और जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा तो वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जो हमारी कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ इस ऑब्जेक्ट ए पर ऑब्जेक्ट बी के द्वारा लगाया जाने वाला एक कॉन्टैक्ट फोर्स है और इसको हमने नाम दिया F। ये कोई एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट बी के द्वारा ए पर लगाया गया है। अब चूंकि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि हम देखते हैं कि ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसी किसी एंगल पर ये है, तो हम इस कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट कर सकते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट कर सकते हैं? एक तो हम कर सकते हैं सरफेस के पैरेलल और एक कर सकते हैं हम सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस के पैरेलल और कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल और कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, इसके दो कंपोनेंट किया सकते हैं। इनमें से जो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसके बारे में हम पहले से जानते हैं और वो क्या कहलाता है? हमारा नॉर्मल फोर्स या N, इसको हम लिख सकते हैं। तो F तो हमारा क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स, और N क्या है हमारे लिए? नॉर्मल फोर्स। या इसको रिएक्शन भी बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं N को। और दूसरा कंपोनेंट है जो कि सरफेस के पैरेलल में है। ये जो पैरेलल कंपोनेंट होता है ये कहलाता है हमारा फ्रिक्शन, जिसको हम लिखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसके हमने दो कंपोनेंट किए, एक सरफेस के पैरेलल और एक सरफेस के परपेंडिकुलर। जो सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कहलाता है नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, और जो सरफेस के पैरेलल होता है वो कहलाता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ये नेचर में कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कॉन्टैक्ट फोर्स के हमने दो कंपोनेंट किए हैं, एक तो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये क्या कहलाता है? नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स। और पैरेलल, ये क्या कहलाता है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो जैसा कि हमने बताया, जो ऑब्जेक्ट ए और बी हैं वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करते हैं। तो जिस तरीके से हमने जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ऑब्जेक्ट ए पर, उसके कंपोनेंट्स यहाँ पर निकाले हैं, रिजॉल्व किया है उसको, इसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट बी के लिए भी सेम प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट बी पर भी एक सेम मैग्नीट्यूड का एक कॉन्टैक्ट फोर्स होगा जो कि ऑब्जेक्ट ए के द्वारा लगाया जाएगा बी पर, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा एफ, बट उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस कॉन्टैक्ट फोर्स के अपोजिट होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहाँ पर हम इसके फिर से कंपोनेंट कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा आपका सरफेस के पैरेलल और एक हो जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट है। तो ये सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट फिर से क्या हो जाता है? एफ। यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये ऑब्जेक्ट बी के द्वारा ए पर लगाया जाता है और ए के द्वारा ऑब्जेक्ट बी पर लगाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स का सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट होता है। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज ए कंपोनेंट पैरेलल to the contact surface। दूसरा जो फ्रिक्शन होता है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो दो सरफेसेस के पेयर के बीच में काम करता है, यानी कि जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आती हैं तब फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स ऑपरेट्स बिटवीन ए पेयर ऑफ सरफेसेज। और सरफेस कौन सी हो सकती है? सरफेस हो सकती है आपकी दो सॉलिड्स की। तो ए पेयर ऑफ सरफेसेज ऑफ सॉलिड्स, और किसके पेयर हो सकते हैं सरफेसेज के? सॉलिड एंड फ्लूइड, और बिटवीन टू फ्लूइड्स। यानी कि जो पेयर बनेगा वो दो सॉलिड की सरफेसेज के बीच में हो सकता है, या एक सॉलिड सरफेस और एक फ्लूइड सरफेस हो सकती है, या दो फ्लूइड की सरफेसेज हो सकती हैं। फ्लूइड की जो सरफेसेज होती हैं वो अगर किसी दूसरी सरफेस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स लगाती हैं तो उसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स exerted by a fluid surface, exerted by fluid surfaces is called viscous force। तो फ्लूइड की सरफेसेज जब फ्रिक्शनल फोर्स लगाती हैं दूसरी सरफेसेज पर, चाहे वो सॉलिड के साथ में हो चाहे वो दूसरे फ्लूइड के साथ में हो, तो उस तरह की जो फोर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। जो फ्रिक्शन होता है वो दो तरह का होता है, यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, अब हम जो इस चैप्टर में बात करने वाले हैं मैकेनिक्स में, हम सॉलिड सरफेसेज के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स की बात करने वाले हैं। तो जो फ्रिक्शन होता है वो दो तरह का होता है। तो हम लिख सकते हैं when two solid bodies do not slip over each other, when two
bodies do not slip over each other. Frictional force is known as static friction. यानी कि जब दो सॉलिड सरफेसेज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं और वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करता है तो उस तरह के फ्रिक्शन फोर्स को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. व्हेन two solid bodies slip over each other, then friction force is known as kinetic friction. Then this frictional force is known as kinetic friction. इस तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स के दो टाइप होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन. एज एन एग्जाम्पल, ए बॉडी ऑफ ए मास 400 ग्राम स्लाइड्स ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. इफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज 3 न्यूटन, फाइंड, इसका पार्ट ए है, द एंगल मेड बाय द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द बॉडी विद द वर्टिकल. इसके लिए हमें दिया गया है जी, हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानना है. तो क्या प्रॉब्लम हमें दी गई है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जिसका मास 400 ग्राम है और वो एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर स्लाइड कर दी है. यानी कि ये हमारा कोई सरफेस है जिस पर हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर माना है जिसका मास कितना है 400 ग्राम, और ये ऑब्जेक्ट जो है इस पर स्लाइड कर रहा है. मान लीजिए हम राइट साइड में ये ऑब्जेक्ट जो है स्लाइड कर रहा है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शनल फोर्स हमें क्या दिया गया है 3 न्यूटन. सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर गिवन दैट स्मॉल एफ, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कितना है 3 न्यूटन, एंड एम कितना दिया हुआ है 400 ग्राम. और 400 ग्राम है तो हमें ऐसा यूनिट में काम करना होता है, तो हम इस 400 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 0.4 किलोग्राम. तो इसका मास हो गया ऐसा यूनिट में 0.4 किलोग्राम. तो हमें क्या निकालना है, हमें फ्रिक्शन फोर्स पता करना है. जैसा कि हमें बताया गया है कि हमने मान लिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड में मोशन कर रहा है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कहाँ पर होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा आपका टुवार्ड लेफ्ट, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, अपोज करता है, मोशन को होने से रोकता है. तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स हो गया आपका टुवार्ड्स लेफ्ट, और जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल कहाँ होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर वर्टिकली अपवार्ड. क्यों होगा सरफेस के परपेंडिकुलर वर्टिकली अपवार्ड, क्योंकि जो हमारा सरफेस है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्मल की. और इन दोनों से मिलकर जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा वो कौन सा फोर्स होगा, हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स. इसको हम लिख सकते हैं हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स F. और यहाँ पर ये जो एंगल है ये कहलाएगा हमारा थीटा. ये थीटा किस किस के बीच में एंगल हो गया, जो कि हमसे पूछा गया है, द एंगल मेड बाय द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द बॉडी. जो हमारी बॉडी है A, इसको हम मान लेते हैं, ये हमारा सरफेस हो जाएगा B. तो A पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसका वर्टिकल के साथ में एंगल, और वर्टिकल कौन सा डायरेक्शन है, हमारा नॉर्मल वाला डायरेक्शन है. तो इसलिए हमने इस कॉन्टैक्ट फोर्स F का वर्टिकल के साथ में डायरेक्शन यानी कि थीटा फाइंड आउट करना है. तो कैसे पता कर सकते हैं थीटा निकालने के लिए, हमें स्मॉल f दिया हुआ है, ये स्मॉल f यहाँ पर भी होगा, आपने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा है, तो ये स्मॉल f यहाँ पर भी काम करेगा, क्योंकि ये एक तरह का रेक्टेंगल बन गया है जिसमें साइड्स जो है बराबर होती है. तो ये साइड और ये साइड दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगी और डायरेक्शन हमने टुवर्ड्स लेफ्ट दिखाई हुई है.
सो थीटा अगर हमें निकालना है तो हमें एफ पता है, हमें एन निकालना पड़ेगा। अब चूंकि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो केवल राइट साइड में यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, वर्टिकल में इसका कोई मोशन नहीं है। इसका मतलब है कि वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो नॉर्मल फोर्स है ये बैलेंस हुआ है किसी दूसरे फोर्स के साथ में, और वो दूसरा फोर्स होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो इस वर्टिकल मोशन को बैलेंस करते हुए या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई जो मोशन नहीं हो रही है उसके लिए हम लिख सकते हैं फॉर वर्टिकल डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि जो n है वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। और ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि m हमें पता है 0.4 किलोग्राम इंटू g कितना दिया है हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो n हमारे पास में कितना हो जाएगा 4 न्यूटन। तो n की वैल्यू हो गई 4 न्यूटन और f हमें दे रखा है 3 न्यूटन। तो यहाँ से हम थीटा लिख सकते हैं इसमें। तो थीटा के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का है क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये तो इसका बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। सो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि f अपॉन बेस यानी कि n। सो f की वैल्यू कितनी है 3 और n की वैल्यू कितनी है 4। सो वी कैन राइट थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3/4। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है। सो इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स F है, कैपिटल F है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो यहाँ पर हमें वेक्टर्स का एल्जेब्रा यूज करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि जो फोर्स होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो हमारे पास में दो फोर्स है यहाँ पर, स्मॉल f फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पर हमने एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल f यानी कि फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है, जो वेक्टर है, वेक्टर रिजल्टेंट है, वो कौन सा है, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आप यहाँ पर दो वेक्टर्स को एडिशन करने के बाद में जो उसका मैग्नीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि जो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद में जो रिजल्टेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ पर a और b दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड हैं और थीटा उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे लिए वेक्टर कौन कौन से हैं, स्मॉल f और कैपिटल N, दो वेक्टर हो गए a और b के रूप में, और उन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का है यहाँ पर ये एंगल। सो हम यहाँ पर इसको रिजल्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, और रिजल्टेंट हमारा कौन है, कैपिटल F कॉन्टैक्ट फोर्स। सो F इक्वल्स टू √ हियर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और cos 90 होता है 0, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। सो फॉर्मूला में हमारे पास में क्या बच के आएगा, f² + n², क्योंकि ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0। वैल्यू पुट करें, f इक्वल्स टू √ f की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस n की वैल्यू कितनी है 4, n का स्क्वायर, n की वैल्यू रखेंगे 4 तो 4 का स्क्वायर, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √9 + 16 विच इज √25। सो कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड F इक्वल्स टू हो जाएगा 5 न्यूटन। आई होप आप लोगों को ये सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आई होगी, और भी आप ऐसी प्रॉब्लम्स को ट्राई करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें।